अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। हमने ब्लॉक 7 के उस पर स्टार्ट की थी। मैंने सोचा था ब्लॉक 8 में आऊंगी, लेकिन यूएचएस ने इंसिस्ट किया तो मैं आ गई। अब जो हमारे टॉपिक्स रह गए थे और कोई भी स्टेशन जो हमने कवर नहीं किया था उसका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और मेडिसिन की ओस जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ एलोस थी, प्रैक्टिकल के एलोस में नहीं थी लेकिन थियरी के एलोस में से थी, तो उसका भी बताऊंगी। जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या करना है। तो जो 9 मार्च की ओएसपी थी ना, उसमें बाकी सारे स्टेशंस तो ठीक थे, लेकिन फार्मा में कार्बोनेटिव मिक्सचर हमने इसकी डोज तो कर ली थी, लेकिन इसमें दो और भी पॉइंट्स थे, एक प्रिकॉशंस का और एक डिसएडवांटेजेस का। ये हमने देखने हैं। उसके अलावा रिसेप्टर्स की पिक्चर्स थी, वो देखनी है। फ्लूइड ओनसिस थे, ये रह गए थे, ये करने हैं। फार्मा में ये 3 चीज़ें थी, बाकी सारे जो हमने प्रैक्टिकल्स किए थे ना उसमें से ही आया था। उसके अलावा पैथो के अंदर एक स्टेशन था AB ब्लड ग्रुप वाला, उसमें ऑटो कंट्रोल का बताना था, वो रह गया था, वो कर लेंगे। बाकी सारे पैथो के वैसे ही थे जैसे मैंने आपको बताए थे, और वही पिक्चर्स थी रॉबिन्स की। तो ये हो गया कवर। फोरेंसिक कम्युनिटी मेडिसिन, सर्जरी, CFR, पल्स, ये सारे वही टॉपिक्स थे जो हमने कर लिए थे। पल्स में ये जो था ना, पेशेंट हैविंग डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो हुआ है जिसमें किसी के फैमिली को बताना हो तो उसमें कैसे बताएंगे, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, तो ये वाले पॉइंट्स आप बता देना जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो बाकी सारे स्टेशन तो हमारे हो गए थे। यहाँ मसला था मेडिसिन का। मेडिसिन की थ्योरी वाले टॉपिक आ रहे हैं। थ्योरी में बैक्टीरिया थे और वायरसेस थे, तो अब सारे बैक्टीरिया और वायरसेस तो हमारे ब्लॉक 8 में थे। अभी हमने वाइवा के लिए भी रिवाइज नहीं किए, तो अब कैसे करें? तो उसके लिए मैंने एक PDF बनाया है जिसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स में है ना, इंपॉर्टेंट डिजीजेस जो मेडिसिन में आ सकती हैं उनके क्लिनिकल फीचर्स हैं, सारे बैक्टीरिया के साथ, सारे वायरसेस के साथ, वो कर लेने हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन आ रही है ना, 2 चीज़ें पूछ रहे हैं, एक तो डायग्नोसिस पूछ रहे हैं और एक इन्वेस्टिगेशन पूछ रहे हैं। तो जो डायग्नोसिस है ना, उसको करने के लिए हमने क्लिनिकल फीचर्स हमें पता होने चाहिए बैक्टीरिया और वायरसेस के। और जब ये पता चल जाएगा ना कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, क्या है, तो उसके लिए लैब डायग्नोसिस है। अब सारे बैक्टीरिया की अलग अलग लैब डायग्नोसिस अगर याद करें या वायरल की, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने एक PDF बनाया है जिसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस कि क्या क्या करा सकते हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, तो वो सारी एक ही याद रख लें। और जो भी बैक्टीरिया है, जो भी वायरस आए, उसमें वो एक ही बता देनी है। बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया वाली, अगर वायरस आए तो वायरल वाली। तो ऐसे आसान हो जाएगा अगर आप चाहते हैं तो। क्योंकि मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि अब सारा वाइवा रिवाइज करूँ, सारी ओएसपी रिवाइज करूँ और साथ में बैक्टीरिया वायरसेस भी पढ़ूँ जो कि ब्लॉक 8 में भी पढ़ने हैं। तो ये थोड़ा इजी लग रहा है मुझे। आप भी देख लेना अगर आपने ऐसे करना हो तो जो PDF है ना, वो मैं पिन कमेंट में लगा दूंगी। आपको जब मिल जाए तो डन कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि मिल गया आपको। ये देखिए कार्बोनेटिव मिक्सचर के डिसएडवांटेजेस और प्रिकॉशंस, ये हमारा रह गया था, हमने यूजेस तो कर लिए थे। तो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के अंदर यूज़ करे थे, लेकिन टेम्परेरी रिलीफ होता है, पेशेंट को दोबारा से वैसे फीलिंग्स आने लग जाती हैं, वैसे ही प्रॉब्लम होने लग जाती हैं जो उसको पहले थी। अगर हम इसका ओवर यूज़ करेंगे तो नोजिया, डायरिया और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशंस हो सकती हैं। इनकंसिस्टेंट कंपोजिशन, इसकी कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है क्योंकि ये हर्बल प्रोडक्ट है, तो इस वजह से इसकी फिक्स कंपोजिशन नहीं है। अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकते हैं। और ये इसके अंदर कुछ ऑयल्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, तो इस वजह से भी इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और सीरियस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशंस काज करा सकती है, बहुत सी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स काज करा सकती है। प्रिकॉशंस हमने अवॉइड किन किन केसेस के अंदर करने हैं? प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर नहीं देने, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऑयल्स ऐसे हैं जो कि क्रॉस कर सकते हैं प्लेसेंटा को और इन्फेंट्स को टॉक्सिसिटी उनके अंदर काज करा सकते हैं, तो इसलिए हमने नहीं देना। लैक्टेशन में भी नहीं देना क्योंकि मदर मिल्क से जा सकते हैं, तो इन केसेस में हमने इसको नहीं देना। एलर्जी हो सकती है कुछ कंपोनेंट से, किसी पेशेंट को एलर्जी हो सकती है कार्बोनेटिव मिक्सचर के, तो वो चेक कर देनी है कि उसको एलर्जी ना हो जिसको हम कार्बोनेटिव मिक्सचर दे रहे हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज, पेप्टिक अल्सर और लीवर डिजीजेस के अंदर भी इसको हमने सही तरह से देना है। जो सारे मेटाबॉलिज्म हो रहा है सारे कंपोनेंट्स का, वो लीवर में ही हो रहा है ना, वो खराब होगा तो वो फिर मेटाबोलाइज नहीं होगा, टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ सकता है। और इसकी ड्रग इंटेक्शन भी होती है, जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम है ना, उसके साथ में इंटैक्ट करता है, दूसरे ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, या ज़्यादा करा देता है, या कुछ भी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा करा देता है, ऐसी कंडीशंस भी काज करा सकता है। तो ये 4-4-5-5 पॉइंट है, ये भी आप नोट कर लें, तो एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, क्या पता हमारा भी आ जाए। फिर एक स्टेशन था जिसमें फ्लूइड ओंसेस का पूछा होता, तो जो 1 फ्लूइड ओंस होता है ना, वो 30 मिलीलीटर होता है। अब जो भी आएगा ना, वहाँ पे तो 3 आया हुआ था, तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 90 बन गया। अगर ज़्यादा स्पेसिफिकली करना है तो ये 29.75 होता है, तो ये देख लेना।
कि जितना भी पूछा होगा ना उसको 29.75 से मल्टीप्लाई कर दें। और जो रिसेप्टर की पिक्चर्स आई हुई थी ना वो फिगर है 2.2 लिपन की, चैप्टर नंबर 2 की, फार्माकोडायनामिक्स वाले चैप्टर में से। आपने देखी भी होगी, जिसने नहीं देखी तो वो देख ले। ये रिसेप्टर की पिक्चर भी आई हुई थी फार्मा की ओएसपी में। फिर पैथो में ब्लड ग्रुपिंग में ऑटो कंट्रोल आया हुआ था। ऑटो कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि पेशेंट के सीरम को पेशेंट के आरबीसीज के साथ रिएक्ट करा देते हैं, मतलब कि उसको मिक्स करते हैं और चेक करते हैं कि एग्लूटिनेशन तो नहीं हो रही, कि ऐसा तो नहीं है पेशेंट के अंदर कोई ऑटो एंटीबॉडीज है जो पेशेंट के आरबीसीज के ऊपर अटैक कर रही हैं। वैसे तो हम ब्लड ग्रुपिंग में डोनर के सीरम लेते हैं और पेशेंट के आरबीसीज लेते हैं, या पेशेंट का सीरम लेते हैं डोनर के आरबीसी लेते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर दोनों चीजें पेशेंट की ले रहे हैं, इसलिए इसको ऑटो कंट्रोल कहते हैं। हम चेक करें कि पेशेंट के अंदर कोई ऑटो एंटीबॉडीज तो नहीं है, और हम चेक करें कि जो एग्लूटिनेशन हो रही है जब हम डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड को मिक्स कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट के अंदर ये ऑटो एंटीबॉडीज है वो एग्लूटिनेशन करा रही हैं। तो ये हम चेक करते हैं ऑटो कंट्रोल से। तो यही था बस 9 मार्च की ओएसपी में। अब 10 मार्च वाली देखते हैं कि उसमें क्या आता है। अगर उसमें कुछ अजीब आ गया तो फिर एक और वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी तक तो बस यही है। और मेडिसिन का ज़रूर देख लीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे तो लगता है कि वो बहुत ईजी है, आप अपना अपना देख लें। मैं तो वही करूँगी। अल्लाह हाफिज़।